अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर। ये है, मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी हैं और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं रऊफ क्लास। धांधली के दोबारा गिनती के अमल ने बहुत से उम्मीदवारों में जीत की एक नई उम्मीद पैदा कर दी है, क्योंकि हल्का PP7 टेक्सला के 6 पोलिंग स्टेशन की दोबारा गिनती के नतीजे में PTI के उम्मीदवार और किस्मत के धनी मोहम्मद सिद्दीक खान 774 वोटों से कामयाब करार पा गए हैं और चौधरी निसार अली खान NA53 के बाद अब PP7 से भी हाथ धो बैठे हैं। अब टेक्सला वाकईन की कौमी और सूबाई असम्बली के नशिस्तों पर PTI का राज है और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी ये कह चुके हैं कि एक एक वोट का हिसाब होगा। दूसरी जानिब फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने जनरल कियानी से मुलाकात की है और धांधली के इल्जामात की मुकम्मल तफ्तीश की यकीन दहानी कराई। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो हल्के जहां इमरान खान दोबारा गिनती का मुतालबा कर रहे हैं, अगर वहां के नताइज इसी तरह तब्दील होते रहे तो सूरत हाल क्या होगी और इलेक्शन कमीशन के साफ और शफाफ इन इंतखाबात का जो इनकाद है इसकी कारकर्दगी पर भी क्या एक सवालिया निशान उठ जाएगा। इस पर आज हम बात करेंगे। दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन में मुख्तलिफ सियासी जमातों को टारगेट किया जाता रहा। आज वो नई हुकूमत से संजीदा मुज़ाकरात को सीज फायर से मशरूत करने पर भी आमादा हो गए हैं। दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ भी तालिबान से मुज़ाकरात के हामी हैं, लेकिन वो लोग जो मुल्क के आइन, कानून और आपकी रियासत की रिट को तस्लीम ही नहीं करते, आखिर इनसे मुज़ाकरात किन शराइत पर होंगे? और अगर मुज़ाकरात से हमले बंद हो सकते हैं, नवाज शरीफ तालिबान से मुज़ाकरात में कामयाब हो सकते हैं, मासूम लोगों की जानें बच सकती हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने दौरे हुकूमत में ऐसा क्यों नहीं कर सकी? उन्होंने आखिर मुज़ाकरात को तरजीह क्यों नहीं दी? इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि भारत में IPL टूर्नामेंट में मैच फिक्सिंग के इंकशाफात की कि क्या अब क्रिकेट का खेल सिर्फ सरमायादारों का धंधा ही बनकर रह गया है। इस पर आज हम बात करेंगे। इन तमाम खबरों पर बात करने से पहले खबरें लेंगे, आज के दिन की अहम और ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले काई साहब से लेंगे। जी काई साहब। शाजिया, सियासत का बहुत जोर है, तो हमने कहा कि आज कोई सोशल खबर भी हो जाए। जी जी। तो बड़ी आई ओपनिंग खबर है। एक रिपोर्ट में देख रहा था कि ये जो ब्लाइंडनेस है पाकिस्तान में, इसकी जो फिगर देखी तो पहले तो मुझे यकीन आया कि क्या ये मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही। तकरीबन हर 3 मिनट बाद पाकिस्तान में एक शख्स जो है वो आंख की बीमारी का शिकार होता है। हर 3 मिनट के बाद। और ये कुछ 1480 लोग एक दिन में बनते हैं और 14,000 एक मंथ में बनते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में 3 मिलियन से ज़्यादा अंधों की तादाद हो चुकी है, एक एपिडेमिक बन चुकी है और एक साल में अंधे होने वाले लोगों की तादाद 1,75,000 से बढ़ गई। अच्छा, इसमें सबसे तकलीफ दह बात यह है कि इसमें से 80% लोगों को बचाया जा सकता है, यानी 80% लोगों को अंधे होने से हम बचा सकते हैं, मगर हमारी जो इनएडिक्वेट है जो मेडिकल उसकी वजह से ये हम एक वबा की सूरत इख्तियार कर गई। और दूसरी मेरी सियासी खबर है, ये जो आज असफंदियार वली साहब ने बयान दिया है कि जी यहाँ पे तो रेफरी जो है वो CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं थे बल्कि हकीमुल्लाह महसूद थे। तो भाई फिर वहाँ हुकूमत भी क्या उन्हीं की थी? आप सिर्फ हुकूमत की पर्क्स ही जो एंजॉय करते रहे, तो ये क्या मामला था? मगर मैं साथ साथ KPK के सोशल फिगर्स दूंगा कि वहाँ 5 सालों में आपने आम आदमी के लिए क्या किया। और अगर लॉ एंड ऑर्डर कोई बहाना है तो ये बहाना इसलिए नहीं है कि हुक्मरान होने के तौर पर ये आपका फर्ज था कि उस दहशतगर्दी से लोगों को बचाते और उस माशी दहशतगर्दी को भी खत्म करते, जिसका लोग तो सिर्फ ये बैतुल्लाह महसूद पे डाल के हम शायद हाथ साफ नहीं कर सकते। मैं इस पर बात करूँ। सही जी। क्लास साहब आपके पास आते हैं, आप क्या बताने वाले हैं आज हमें? जी, 2 स्टोरीज हैं। एक तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, कल जो खसरा के हवाले से हमने ये स्टोरी की थी, तो अभी कैबिनेट के कुछ और हमारे पास पेपर्स हैं। जो मौजूदा कैबिनेट है, मौजूदा गवर्नमेंट है, उसमें बड़ा खौफनाक किस्म की वार्निंग दी गई कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ये प्रॉपर तौर पर धमकी दी है कि इस साल से आपके हज ऑपरेशन हम इनको बंद कर सकते हैं, पाकिस्तानी हाजियों पर बैन लगने वाला है। ये जो खसरा का यहाँ पे आउटब्रेक हुआ है, एक इसकी डिटेल बताएंगे कि पाकिस्तानी हाजी क्यों नहीं जा सकेंगे। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ रही है कि एक धड़ाधड़ ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का वो कल्चर नज़र आ रहा है निगरान हुकूमत में कि अब बंदा हैरान होता है कि इन निगरानों को घर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं लगता। जब एक हफ्ते बाद नई हुकूमत आने वाली तो मज़ीद डिटेल देंगे कि कैसे कैसे वज़रा जो हैं अपने पसंद के चहीते अफसरान को लगाने के लिए वो किस किस तरीके आजमा रहे हैं, इसकी डिटेल देंगे आपको आगे जाके। ठीक है, लेकिन अभी सबसे पहले हमें क्लासर साहब बात करनी है कि जो नताइज तब्दील होना शुरू हो गए हैं। PP7 टेक्सला में चौधरी निसार अली खान हार गए हैं, 774 वोटों से कामयाब करार पाए हैं PTI के उम्मीदवार मोहम्मद सिद्दीक खान। क्लासर साहब, अगर इसी तरह रिजल्ट चेंज होते रहे तो क्या कोई तब्दीली देख सकते हैं हम बड़ी PTI के लिए, खास तौर पर जो पॉजिटिव साबित हो? शायद बात ये नहीं है कि आप PTI से जीत जाएगी या उसका वोट बैंक इससे आप कह सकते हैं कुछ बढ़ जाएगा या कुछ सीटों पे इसकी अददी बरतरी हो जाएगी। असर चीज़ है
जो उनका दावा था, उनके एक मॉरल ग्राउंड से मेरा ख्याल है पीटीआई के वो ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं। जो पीटीआई कह रही थी धांधली हुई है, और पीटीआई से ज़्यादा ये जहन में रखें, इसका वर्कर कह रहा था, इसका यूथ कह रहा था, जो अभी भी वहाँ डीएचए की सड़कों पे बैठे हुए हैं, ये लाहौर या कराची हो, उनके मेरा ख्याल स्टैंड को आप कह सकते हैं कि वो मिली है, उनको अथेंटिसिटी मिली है। वो जो रोला डाल रहे थे कि इसमें धांधली हुई है, गलत किस्म की, यहाँ पे जो मकामी ब्यूरोक्रेसी थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने शायद पीएमएल नवाज के लोगों को सपोर्ट किए, फेवर किए और गलत फेवर किए, तो ये उनकी विक्ट्री है, मॉरल विक्ट्री है। ये सबसे बड़ा बिग आप कह सकते हैं टेस्ट केस है कि किस तरह के लोकल लेवल पे आप अपने जो उम्मीदवार जो हैं, ये जिला इंतजामिया को मिला के किस तरह के रिजल्ट ले लेते हैं। अभी इनको देख रहे, चौधरी निसार अली खान साहब का इंतहाई इंटरेस्टिंग केस है कि इसमें ओवर रेटिंग की गई। जो पीपल्स पार्टी को वोट मिल रहे थे, आपने हाथ से काट के वो नवाज लीग के खाते में डाल दिए। सो जो वो मीडिया के बहुत सारे सेक्शन में इस पर रोना धोना हो रहा है, पॉलिटिशियन जो कह रहे हैं, इसको टेस्ट केस बनाया जा सकता है। एंड आई वुड अगेन से कि पीटीआई का जो स्टैंड है वो बड़ी हद तक साबित होता है कि ये इलेक्शन बहुत सारे हलकों में क्लीन नहीं थे, जहां पे जिसका जोर चला है, धौंस चलिए, उसने चला लिया। और चौधरी निसार अली खान साहब एक बहुत बड़ा फिगर हैं, एक बड़ा नाम है इनका पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, पर्टिकुलरली पोठोहार की हद तक उनको आप कह सकते हैं ये समझा जाता था शायद इनको नहीं हराया जा सकता। और चौधरी साहब के लिए बहुत बड़ा सनब आया है कि उनको पहले अपने घर की जो सीट है चक्री, जो होम टाउन है, वहां से हारे हैं, अब एक और सीट जो थी वहां से हार गए। सो उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो नवाज लीग के सर्कल्स में बहुत कम होगी। और जो उनका एक तरह का क्लाउड था, उनका इन्फ्लुएंस था, उनका रोब था, उनका दबदबा था, जो हम यहाँ देखते रहे पार्लियामेंट में, किसी को जरूरत नहीं होती थी नवाज लीग में या आप कह सकते हुकूमत में कि उनके सामने बात की जा सके, वो अब उनका दबदबा रोब बड़ी हद तक इन दो केसेस की वजह से मेरा ख्याल है खास तौर पर पीटीआई के जो नौजवान हैं उनके एहतजाज को एक सपोर्ट मिली है। कैसे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इन इस तरह अगर नताइज तब्दील हो रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन का जो दावा कि हमने साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए, इसकी कारकर्दगी पर एक सवाल उठता है। इसमें भी सवाल उठता है, मगर एक और इसमें अहम नुकता और ये है कि ये भी कहा जा रहा था कि शायद सीएम पंजाब जो है इस बार उनकी लॉबी जो है, या जो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो उनकी जो एक लॉबी है, पार्टी के अंदर लॉबी है, वो भी कमज़ोर हुई है इस बात से। जो मैं ज़रा बात ऐड कर दूं जो क्लासरा साहब कह रहे थे, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि पहले ये र्यूमर्स आई कि शहबाज शरीफ जो हैं वो वाटर एंड पावर और बिजली के क्राइसिस को देखेंगे, फिर ये पता चला नहीं वो सीएम भी रहेंगे और वाटर एंड पावर को बिहाइंड द सीन, वो इस तरह की बातें भी होती रही। मगर जाहिर है कि ये वो ठीक कह रहे हैं कि वीकेंड हुए हैं विद इन दी पार्टी, क्योंकि पार्टी में जो थ्रेट समझे जाते हैं, जो शहबाज शरीफ साहब को खैर जो समझा जाता है बादियुल नज़र में कि वही थे और वो वाकई वीकेंड हुए। ये जो आप बात कर रही हैं कि ये बिल्कुल ठीक कहा है क्लासरा साहब ने कि सवालिया निशान उठेगा, और ख़ास तौर पे वो तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं जिसमें मार्जिन बहुत कम था, वो वहाँ पे लोग जो हैं अब और इस हवाले से मशकूक हो जाएंगे कि क्या, और फिर जिस तरह वो कह रहे हैं कि वोट काट के उधर डालेंगे। होता है ये तकरीबन इलेक्शंस में इस तरह के मामलात होते रहते हैं, लेकिन अगर ये मैसिव लेवल पे हों या फिर ऐसी केस जब सामने आए तो जाहिर है आपकी क्रेडिबिलिटी डेंट तो जरूर लगता है। और अगर इस तरह नताइज तब्दील आ रहे हैं तो जिन जमातों पर ज्यादा धांधली के इल्जाम लगाए गए हैं उन्हें खासतौर पर अपने नौजवानों की जो क्रेडिबिलिटी है उसको मुतासिर होने से बचने के लिए जरूरी है कि दोबारा उन हल्कों में गिनती जरूर करवाई जाए। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ अगर हमारे साथ संजीदा किस्म के मुज़ाकरात करते हैं तो हम अपने हमले भी रोक सकते हैं, खुदकुश हमले भी नहीं होंगे और जो हुकूमती रिट है शायद उसको भी तस्लीम करने पर आमादा हो जाए। दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ भी हमेशा से तालिबान से मुज़ाकरात के हामी रहे हैं। डॉक्टर हसन अस्करी साहब मारूफ तज्जियाकार हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हसन अस्करी साहब, अगर तो ये बहुत ही आसान और सादा सा मामला है कि अगर मुज़ाकरात कर लिए जाएँ तो आपके जो सारी रियासत के जो मामलात हैं वो हल हो जाएँ, जहाँ पर हमले हो रहे हैं वो हमले ना हो, अगर ये इतना ही मामला है तो ये मुज़ाकरात किन शराइत पर किए जाएं, और अगर ये मुज़ाकरात किए जाने थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या दरपेश मुश्किलात थी, तो उनके दौर में ये मुज़ाकरात क्यों नहीं किए गए? हसन अस्करी साहब, आवाज आ रही है आपको?
हसन अस्करी साहब से हमारा राब्ता जो वो कट गया। कासिफ साहब, कितना आसान लगता है आपको ये मुज़ाकरात करना तालिबान से? सबसे बात अहम यह है कि जब आप मुज़ाकरात करते हैं तो आपको पहले शनाख्त का तयन करना पड़ता है कि टेबल की उस तरफ कौन बैठा हुआ है। मतलब आप इंडिया से मुज़ाकरात कर रहे हैं तो वो उनकी एक अपनी टेरिटरी है, तो आप उनसे बात कर रहे हैं। अगर हो रही है अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं तो वो एक एंटिटी है। अब ये जो एक फेसलेस किस्म की इंसर्जेंट्स है जिनका कोई पता नहीं और हमारे मुल्क में ही फैले हुए हैं, तो हम इनसे क्या मुज़ाकरात करें? अगर तो वो आके वो कहते हैं जी हमारी ये कवानीन हमारे हों, किस बेसिस पे करेंगे? पहले आप उनकी शनाख्त का तयन करेंगे तो फिर आप उनसे बात कर सकेंगे ना। और फिर ये कि क्या कंसीड करेंगे, वो मांगे क्या आपको, आप क्या देने की पोजीशन में है उनको, तो ये हसन अस्करी साहब ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर। हसन अस्करी साहब, ये मुज़ाकरात तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से जो कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ हमारे साथ संजीदा मुज़ाकरात करें तो ही इनसे कोई बात हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि मुज़ाकरात किन शराइत पर किया जाए? वो लोग जो हमारे आइन, कानून, रियासत रिट को तस्लीम ही नहीं करते, उनके साथ मुज़ाकरात कैसे किए जाएं? देखिए, ये बुनियादी मसला नई हुकूमत को होगा, क्योंकि तालिबान ने इससे पहले भी मुज़ाकरात की बात की थी पिछली हुकूमत के साथ, और उस वक्त आपको याद होगा कि जिन पार्टियों को जामिन करार दिया गया था उनमें से PMLN एक पार्टी थी। लिहाजा जाहिर है नई पार्टी इनकी हुकूमत बनने की उम्मीद की वजह से ये ऑफर की है, लेकिन अभी तक जो बुनियाद का मसला है वो हल नहीं हुआ, और जब तक वो मसला हल नहीं होगा बामाने मुज़ाकरात नहीं हो सकेंगे। बुनियादी सवाल ये है कि ये मुज़ाकरात पाकिस्तान के आइन के फ्रेमवर्क में होंगे या ये मुज़ाकरात दो कुव्वतों के दरमियान होंगे। तालिबान को भी आप एक कुव्वत मान लें, पाकिस्तानी स्टेट भी एक कुव्वत है, और वो दोस्ताना ताल्लुकात का मायदा करेंगे। तो ये बुनियादी फैसला हमारी नई हुकूमत को करना होगा। अगर तो आइन एक बुनियादी फ्रेमवर्क है तब तो मेरा ख्याल है कोई सेंस नजर आती है किसी इन ग्रुप्स में जो भी बात करना चाहे, लेकिन अगर कोई और मकसद है तो मेरा ख्याल है नताइज बरामद नहीं हो सकते। हसन अस्करी साहब, मुज़ाकरात का क्या मतलब होता है कि आपको गिव एंड टेक करना होता है, दूसरे की बात भी माननी पड़ती है, अपनी सोच भी बतानी पड़ती है, लेकिन तालिबान की जो सोच है वो क्या करना चाहते हैं उनकी सोच से तो सब वाकिफ हैं, तो मुज़ाकरात फिर कैसे कामयाब हम देख सकते हैं? देखिए, कुछ चीजें बुनियादी होती हैं, फिर उसके बाद गिव एंड टेक होता है। जहां तक रियासत का ताल्लुक है, एक बुनियादी नुक्ता जिसको पाकिस्तान में लोग भूल गए हैं वो है पाकिस्तान की हैसियत एक रियासत की, और रियासत जो होती है वो दूसरी जो तंजीमें उसकी टेरिटरी में मौजूद होती हैं उस पर उसे फौकियत हासिल होती है। लिहाजा अगर बुनियादी नुक्ता ये है कि प्राइमेसी पाकिस्तानी स्टेट की है, उसके अलावा जो सियासी गिव एंड टेक तो हो सकता है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की प्राइमेसी को एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर गिव एंड टेक का तो मामला मुश्किल हो जाता है। अच्छा अस्करी साहब, अगर आपकी ये बात बड़ी सही आपने फरमाई, अच्छा टेक का मामला तो ये है कि भाई आप हथियार छोड़ दें, अगर हम गिव की बात करें तो रियासत या इस मुल्क के जो नए हुक्मरान हैं वो क्या दे सकते हैं उन्हें कि उनकी तशफ़ी हो? देखिए, वो सिर्फ जो नई हुकूमत है वो सिर्फ ये कह सकती है कि जो इलाके हैं पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज हैं या दूसरे इलाके हैं, वो उनकी तरक्की के लिए, उनकी बेहतरी के लिए वो फंड एलोकेट करेंगे, उनको मदद करेंगे कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम में वो दाखिल हों। लेकिन जाहिर है इसके लिए हथियार की पॉलिसी खत्म करनी पड़ेगी और पाकिस्तान की प्राइमेसी को जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इससे ज्यादा यहाँ पे जरा मैं सवाल अपना लंप कर दूं एक और। आप कह रहे हैं कि वेलफेयर का मामला तो यह है, जो रिपोर्ट्स हम तक अस्करी साहब आती हैं वो ये है कि वो लोग भी भत्ते ले रहे हैं, वो लोग, उनका कोई प्राइमरी मकसद इस इंसर्जेंसी का सिवाय मालियात तक रसाई के अलावा तो कुछ नजर नहीं आता। ये तो मेरा ख्याल है वो एजेंडा टेबल पे रखेंगे नहीं। हाँ, ये वो कह सकते हैं कि जैसे हम बलोचिस्तान में जो है रॉयल्टी देते रहे हैं, कोई ऐसा, तो ये कैसे होगा? इट सीम्स वेरी माइंड बॉगलिंग एंड कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल आपकी बात है कि ये बहुत ही मुश्किल मामला है। इसके लिए मेरा ख्याल ये है कि अगर हमारे नए हुक्मरान इस बात का मुताला करें कि जो इंसर्जेंट ग्रुप दूसरे मुल्कों में मौजूद है, इंडिया में इंसर्जेंसी है और मुल्कों में है, उन ग्रुप्स का बिहेवियर क्या है। रवायती तौर पर इस किस्म के ग्रुप्स जो है ना वो एग्रीमेंट नहीं करते, रियासत को तस्लीम नहीं करते जब तक कि उन्हें ये एहसास ना हो जाए कि वो इस चीज को जीत नहीं सकते। अगर वो समझते हैं कि वो अपनी जगह कायम रह सकते हैं तो वो कंसेशन तो ले सकते हैं, पैसे की बात कर सकते हैं जैसे आपने की है, लेकिन रियासत को वो कबूल नहीं करते। तो हमें नहीं मालूम कि इस किस्म का डायलॉग कैसे होगा। जिस तरह तालिबान बच्चों के स्कूलों को उड़ाते हैं, लड़कियों की तालीम के हक में लिए, हम लोग तो इस चीज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मियां नवाज शरीफ की जो हुकूमत है इस बात पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी।
बिल्कुल आपकी बात सही। ये वो जो पॉलिसियां जो उन्होंने जिसका मुजाहरा पिछले कई सालों में किया है, वो पॉलिसीज को अगर आप एक्सेप्ट करेंगे फिर तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ इलाके इन ग्रुप्स के सपुर्द कर देंगे, जो कि मुमकिन नहीं है। जब हम पाकिस्तान के कानून और आइन की बात करते हैं तब ये बातें सारी खत्म करनी पड़ेंगी। और मेरा नहीं ख्याल कि तालिबान जो कि एक नजरियाती तहरीक है या उनके साथ। अच्छा, एक और सवाल, टाइम कम है अस्करी साहब, एक सवाल और। अगर हम साय में बात करें, रेड जो कॉरिडोर है, यूं लगता है इंडिया ने तो अबंडन कर दिया है, हाँ, और दुनिया भी उस पे जो है बिल्कुल फोकस नहीं करती। तो वो कहते हैं 30-40% है यहाँ पे उनकी टेरिटरी पे, उनके इंडिया में भी, वो तो उन्हें लगता है अबंडन कर दिया है, बस सियासत कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, वहां तो ऐसे ही चल रहा है। हमारे यहाँ क्या होगा? देखिए, इंडिया की जो इंसर्जेंसी है काफी सीरियस है, लेकिन उसमें और हमारे यहाँ जो इंसर्जेंसी है उसमें बुनियादी फर्क ये है कि हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है उसकी इम्प्लीकेशन हिंदुस्तान के अंदर है, लिहाजा बैनुल अक़वामी कम्युनिटी उसकी तरफ तवज्जो नहीं देती। लेकिन जो पाकिस्तान में इंसर्जेंसी है ट्राइबल एरिया में, क्योंकि उसकी इम्प्लीकेशन पाकिस्तानी बॉर्डर के बाहर जाती हैं, उसकी वजह से जो और कुव्वतें हैं उनके मफादात इफेक्ट होते हैं, लिहाजा उन्होंने फोकस पाकिस्तान पे जो किया हुआ है, और ये फोकस पाकिस्तान पे रहेगा जब तक इंसर्जेंसी का ट्रांसनेशनल इम्पैक्ट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अस्करी साहब। क्लासरा साहब, मुज़ाकरात की बातें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी होती रही, आप क्या समझते हैं कि उनके दौर में ऐसी कौन सी रुकावटें थी जो मुज़ाकरात की कामयाबी में हमेशा से हायल होती रही हैं? ये शायद मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा बड़ा मुश्किल होगा ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए या पाकिस्तानी नए रूलर्स के लिए कि तालिबान के साथ जाकर कोई मुज़ाकरात कर सकें या डील कर सकें। हमारी बहुत सारे तालिबान अपोलो जिससे बात होती रहती, आज तक जो हमारा टॉपिक भी है वो हमें ये नहीं बता सके कि उनके मुतालबात क्या हैं, वो क्या चाहते हैं कि उनकी बातों को माना जाए ताकि सीज फायर हो जाए। आपको याद होगा सवात और मालाकांड उनके हवाले किया गया, माना गया, कुछ उसमें माइनॉरिटी थी, चंद लोग थे, गिन सकते। मुझे याद है, इसी वजह से मैं अयाज अमीर साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ कि जिस दिन यहाँ पे उन्होंने डील साइन की थी, पार्लियामेंट ने स्टैम्प की थी, खौफजदा पार्लियामेंट ने, और मुझे याद है उनके स्पोक्समैन जो इस्लाम खान थे, धमकी दी थी कि अगर किसी एमएनए ने इसको अपोज किया तो हम उसका हशर कर देंगे। अजाज अमीर अकेले थे जिन्होंने खड़े होकर उस वक्त एक लंबी तकरीर की थी, उन्होंने डिफाई किया था, उस वक्त भी वार्निंग दी थी कि आप जो डील करने जा रहे हैं इससे ब्लड बढ़ेगा, इससे ख़त्म नहीं होगा। और वही कुछ हुआ। सवात मालाकांड में हमने देखा, वहाँ से आपने लाखों लोगों को निकाला, वो बेघर हुए, मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, बहुत सारे मारे गए। फिर क्या हुआ? आज 3-4 साल बाद वही बैक टू स्क्वायर अब 1 पे खड़े हुए हैं। एक चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ है जो मेरा ख्याल पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को देखनी होगी, या पॉलिटिशियन को, किसके साथ मुज़ाकरात करेंगे। अब सिर्फ ये बात ये उन पाकिस्तानी तालिबान तक महदूद नहीं रहेगी। ये कल जो ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे हमने अकोड़ा खटक में देखा है, उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी को बेटे को उनको रिकवर करने के लिए अब नया एलिमेंट दाखिल हो चुका है पाकिस्तानी इसमें टेरिटरी में, कि अफगान तालिबान यहाँ एंटर हो चुके हैं, अफगान नेशनल यहाँ पे एंटर हो चुके हैं, उन्होंने अपनी फोर्सेज बना लिए। कल जितने भी लोग थे वो अब ये पाकिस्तानी शहरों को अगवा करके उठा के ले जाते हैं, और आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो पंजाब से उठाते हैं और उन्होंने जाके उसको सेफ हेवन बना लिया। मेरा आपसे एक सवाल है, जो आखिरी बात की है अस्करी साहब ने जी कि इंडिया की इंसर्जेंसी इंटरनेशनलाइज नहीं है, और जो है हमारी इंप्लीकेशंस हैं ये बाहर जाते हैं, तो इंडिया में उनकी वहां इंसर्जेंट्स पर कोई ड्रोन भी तो नहीं मारता, उनके नवा में जो है 1,40,000 अमेरिकी फौज भी तो नहीं आई हुई, वो अपनी रियासत से अपनी वजूहात पे बरसरे पैकार हैं। जब बाहर से लोग आके हमें ड्रोन मारेंगे तो फिर जाहिर है ये खुद वो इसको इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, हमारी इंसर्जेंसी को, उनका मतमा नजर ही ये है। ये कह सब ये इस तरह की साजिशी थेरीज पाकिस्तान में आपको पता है बड़ी पॉपुलर भी हैं, बड़ी जल्दी बिकती भी हैं, लोग इनको ख़रीदने के लिए भी तैयार हैं, और बहुत सारी चीज़ें में से ना उसके सामने आती हैं। ये बात बड़ा पुराना आर्गूमेंट एक ये इसके खिलाफ भी हो चुका है कि जब हमारी ज़मीन हमारे कंट्रोल में नहीं होगी, आप यहाँ पे अपनी खुद मुख्तारी हम कायम नहीं कर पा रहे, कि अगर हम तालिबान को डील नहीं करेंगे, यहाँ से अगर अफगानिस्तान के अंदर अटैक्स होंगे, उनको शिकायत पैदा हो जो ये होगी कि आपकी ज़मीन ये टेररिज्म के लिए इस्तेमाल हो रही, फिर 2 ऑप्शन है, या आप खुद डील कर लें या तालिबान से लाके वो खुद खाली करवा लें। जैसे आप उसकी इंडिया की मिसाल दे रहे हैं कि इंडिया की इंसर्जेंसी है, लोकलाइज्ड है, वो बाहर नहीं जाती, पाकिस्तान पे अटैक नहीं करते, या उनके नेबरिंग कंट्री श्रीलंका पे नहीं करते, मालदीव या बांग्लादेश पे नहीं करते, वो अपनी रियासत के साथ खुद लड़ रहे हैं। यहाँ पे ये इशू कॉम्प्लिकेटेड है। उनको ये शिकायत है, जो गलत भी हो सकती है सही भी हो सकती है, कि पाकिस्तान की ज़मीन जो है वो यूज़ हो रही है टेररिज्म के लिए। यहाँ से लोग जाते हैं अफगानिस्तान और टेररिज्म करते हैं, हमले करके वापस आते हैं। लेकिन क्लासरा साहब मेरी एक अर्जी है, ये बताइए कि यहां से वो जो अफगानिस्तान जाते हैं, यहां से तैयार करके तो इन्हीं लोगों ने ही उनको उधर भेजा था 1978 26 अप्रैल के बाद, यहीं पे तैयार किए गए थे, वीजे लग गए थे, ट्रेनिंग हुई थी, डॉलर पेटियों में आते थे, तो ये खुद ही तो बना के उधर भेज रहे थे उस वक्त।
ये कैसा बात ये है कि इनको भी इतना आप इनोसेंट इनको ना बनाए। मतलब मैं आपको कहता हूँ, आपको और शाहजहा को आए चलें एक तरह बैंक लूटते हैं, मैं प्लान शेयर करता हूँ, आपके साथ बैठ कर डिस्कशन करता हूँ, ट्रेन करता हूँ कि बैंक हमने कैसे लूटना है। जब कल को बैंक लूटा जाए, हम पकड़े जाए, तो आप उसके बाद के हम तो बड़े इनोसेंट थे, रऊफ हमारे पास प्लान लेके आए। मैं ये तो कह ही नहीं रहा, हम तो कह ही नहीं रहा कि हम इनोसेंट हैं। हम ये कह रहे हैं कि इस इंसर्जेंसी को जिसने फंड किया, क्रिएट किया, अब वो कहते हैं जी हम स्विच ऑफ करके घर चले जाते हैं, तुम इसको ठीक कर लो। पहले आपने डिस्टेबलाइज कर दिया। अब काइस साहब का इशारा अमेरिका की तरफ है। मैं समझ गया, मैं आई गॉट का पॉइंट। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे भी तो इतना इनोसेंट नहीं होना चाहिए कि एक बाहर से बंदा आता है, गोरा आता है, अमेरिकन आता है, मेरे हाथ में गन देता है, पैसे देता है, मुझे ट्रेन करता है और मैं चल पड़ता हूं और 2 मिनट लगते हैं मुझे इंसर्जेंसी। लेकिन अब क्लासरा साहब इल्जाम तो गोरे पे आ ही नहीं रहा, वो तो निकल गया, वो तो इनोसेंट हो गया। हमने अगर मिलके चोरी की थी तो दूसरा चोर इनोसेंट क्यों है और हम गुनाहगार क्यों हैं? काइस साहब के कहने का मतलब यह है कि चोरी करवाने वाला भाग गया और चोरी करने वाला पकड़ा गया। एक तो बात यह है कि वो चोरी करने वाले नहीं थे, वो आपको पता है बम तोपों और गोलों के साथ आते हैं, वो चोर नहीं है। उनके लिए कुछ और टर्म अगर कोयन करें काजी साहब वो बेहतर होगी। ये माइट इज राइट वाला कंसेप्ट है, हमें इतना मजलूम नहीं बनना चाहिए कि हम उनके लिए इस्तेमाल करने चाहिए। मुझे आपसे आखिरी सवाल करना है कि 2 ही ऑप्शंस होते हैं, या कामयाब मुज़ाकरात और वो भी किन शराइत पर, और अगर ये हथियार नहीं फेंकते तो आप समझते हैं कि इनके खिलाफ ऑपरेशन ही वाहिद हल है जो बहुत सी सियासी जमातें इस मौके पर कायम है? ये काजी साहब ने जो अच्छी बात की थी कि, और उन अस्कर साहब भी कह रहे थे कि ये तालिबान इतनी आसानी से विड्रॉ नहीं करेंगे, कुछ भी कर लें। इनके मुंह को चस्का लग चुका है, भत्ता लग चुका है, इनको किडनैपिंग लग चुकी है, इनके आप देख लें कि लोगों को उठा लेना, अरबों रुपए लेके जाना, ये प्रॉफिटेबल अब एक बिजनेस बन चुका है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर बन चुका है तालिबानिजेशन। इतनी आसानी से वो रियासत के रेट नहीं मानेंगे। और मुझे नहीं लगता कि ये नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब और मुनव्वर हसन साहब, जिनका वो कह रहे थे गारंटर्स बन जाए और तीनों पावर में, ये उनके साथ कोई मीनिंगफुल मुज़ाकरात कर सकेंगे। लास्टली अगर ये करेंगे भी सही तो क्या आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी उन मुज़ाकरात को मानेगी? माजी में पाकिस्तान आर्मी ने करके देखे हुए, आपको नेक मोहम्मद वाला केस याद होगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं मानेगी, नेटो नहीं मानेगी, उनको कॉन्फिडेंस में लेंगे तो शायद कोई बात बन सकती है। लेकिन फिर भी ये जैसे मैंने कहा कारपोरेट सेक्टर बन गया। यहाँ पे ये खन्ना पुल है और सीटीए की रिपोर्ट मैंने खुद देखी है, इस्लामाबाद के ये अंदर वाक़ वहां से भत्ता ले रहे हैं तालिबान। आप तो इसका मतलब मुज़ाकरात जितना आसान कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात से तालिबान के साथ हम अपने सारे मसाइल को डील कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, देखने में इतना आसान नहीं लग रहा। प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हम बात करेंगे भारत में आईपीएल टूर्नामेंट में मैच फिक्सिंग के इंकशाफात की। बहुत बड़ा आईपीएल में मैच फिक्सिंग का एक स्कैंडल सामने आया। श्रीशांत समेत 3 क्रिकेटर्स को गिरफ्तार किया गया है, उनमें अंकित चावान और राजीव चांदेला भी शामिल है। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए स्पोर्ट्स के रुकन रहे हैं, सेनेट साबिक रुकन रहे हैं, सेनेटर अनवर बेग साहब। बहुत शुक्रिया अनवर बेग साहब। ये बताएगा कि भारतीय खिलाड़ियों का मैच फिक्सिंग में मुलविस होना कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले अजय जडेजा, अजरुद्दीन और विनोद कामली भी भारतीय क्रिकेट की बदनामी का बायस बन चुके हैं। हम बात करें कि अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी इस वक्त होते तो इसमें मुलविस होते तो बड़ा वावेला मच चुका होता। तो आईसीसी हमेशा से इतनी जानिबदार क्यों रही है? आईसीसी को ये सब नजर नहीं आता? देखिए जी, ये चीज आज से नहीं, ये तो मैं कहता हूं कि आज से कोई 15 साल पहले ये शुरू हुआ था और इस वक्त तो अरूज के ऊपर है। और इसमें आपने देखा कि हमारे भी 3 पाकिस्तानी प्लेयर्स कन्विक्ट हुए थे यूके में, और ये हमेशा डिस्कशन में रहा है जब मैं सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी थी कि ये मैच फिक्सिंग की जो एलिगेशंस आ रहे थे, और खास तौर पे जब इंडिया और पाकिस्तान का मैचेस होते थे, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा स्टेक हैं। आपकी बात 100% करेक्ट है कि आईसीसी के पास इस तरीके के कोई कानून नहीं है जहां उसको चेक एंड बैलेंस वो कर सकते हैं, और मैं ये समझता हूं उन्होंने मुंह भी मोड़ा हुआ है। इसमें इतना पैसा इन्वॉल्व है, इतना पैसा इन्वॉल्व है, भी आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, एक ओवर का 60 लाख रुपए लिए गए अनवर बेग साहब। नहीं, आप एक ओवर की बात कर रही हैं, मैं एक बॉल के 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। आप ओवर तो 6 बॉलों की ओवर होती है। तो मैं ये समझता हूं कि इसको जब तक क्रिकेट बोर्ड्स और आईसीसी बैठ के इसको एकदम स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस में नहीं रखेंगे, ये इम्पॉसिबल है। बट मैं ये समझता हूं कि इसके अंदर बड़ी माजरत के साथ मैं कहना चाहूंगा
कि इसमें क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि पैसा इतना लंबा इसके अंदर होता है। और दूसरा ये, हमें तो ज्यादातर हमें अपने लड़कों पे नजर रखनी चाहिए, और मैं ये समझता हूँ हम लोकली तो रख सकते हैं, यानी उनको अंडर सर्वेलेंस रखें, उनके एसेट्स चेक करें, उनकी एनुअल रिटर्न्स टैक्स अथॉरिटीज को आनी चाहिए, वो भी अनफॉर्चुनेटली हमारी पाकिस्तान। अच्छा बेग साहब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, ये आप तो चूंकि सियासत में भी रहे और ये भी हैं, ये मैच फिक्सिंग हर जगह हो रही है, सुना है सियासत में भी होती है, उधर भी हो रही है। सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो सरमाए की इस कदर सराहियत हुई है स्पोर्ट्स में, इसके बाद कोई बंदा मैच कोई एक ऐसा कम से कम शोबा इंसानी जिंदगी का था जहां लोग एंटरटेनमेंट कर लेते थे, देख लेते थे, या जहां आउटकम जो है वो फितरत या आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता था। तो सरमाए की सराहियत ने स्पोर्ट्स का भी बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि मैं देख रहा था कि फुटबॉल हो, दुनिया की कोई स्पोर्ट्स हो, वो अब टेंटेड है। क्या कहेंगे आप? देखिए जी, दुनिया के अंदर जैसे यूरोप के अंदर या इंग्लैंड में मिसाल के तौर पे वहां बैटिंग ऑफिशियली अलाउड है, बट जब प्लेयर इन्वॉल्व हो जाता है वो मामला डेंजरस है। यानी बाहर तो लीगलाइज हुआ है, हमारे यहाँ तो वो भी लीगलाइज नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली इस गेम में अब ये हो गया कि जो प्लेयर्स खेलने वाले ऑन ग्राउंड है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। दैट इज अ वेरी डेंजरस फिनोमिना कि यानी आप फिर मुल्क के लिए नहीं खेल रहे, आप पैसे के लिए खेल रहे हैं और अपने लिए खेल रहे हैं। तो ये आपकी बात 100% सही है। यानी इसके अंदर, और इंडिया में ये जो आईपीएल है, ये तो मैं डे 1 से चिल्ला रहा हूं, मैंने कहा भी है कि हमारे क्रिकेटर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। शुरू में 1-2 सीजन में उन्होंने इन्वॉल्व किए थे, बट वी शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन आईपीएल, क्योंकि आईपीएल से बड़ा स्कैंडल तो ये गैम्बलिंग का तो है ही नहीं है। अच्छा, फिर माफिया जो इसमें है वो हाँ। इतनी स्ट्रांग है कि हाँ, वो यहाँ कि दुबई, कराची और दिल्ली के बड़े बड़े माफिया इसमें शामिल हैं। जी, दुबई, कराची, लाहौर जहां आप बैठी हैं, यहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े माफिया हैं। अब मैं नाम तो किसी का ले नहीं सकता, बट ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो लाहौर के अंदर जिसका बेस है, उनको भी पता है कि लाहौर के अंदर सबसे बड़े माफिया। अच्छा बेग साहब चूंकि आप बुनियादी तौर पर सियासतदान है, तो मेरा एक और भी सवाल है आपसे। ये बताइए कि सियासत हो, सहाफत हो, या जो यानी उसमें नेक व पाक लोग भी होंगे, मगर मैं एक मजबूरी बात कर रहा हूं जो तासुर बन गया है, या ब्यूरोक्रेसी हो, सभी सरमाए का खेल बन गया है, तो स्पोर्ट्स वाले बेचारे पीछे क्यों रह जाएं? मैंने एक क्रिकेटर से एक दफा पूछा था, मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता, कि भाई ये तुम क्यों कर रहे हो। वो मुझे उसने बहुत ही एक अजीब सा जवाब दिया। कहते हैं जब वो एसएचओ बना सकता है या कस्टम अफसर पैसे बना सकता है, मिनिस्टर बना सकता है, वजीर आजम बना सकता है, तो हमने क्या चोरी की है कि हम क्यों ना बनाएं। तो ये एक माइंडसेट हमारा पाकिस्तानियों का हो गया। अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझता हूं ये सब चीज चेंज आएगी अगर आपका स्किपर ऑफ द शिप, कप्तान सही हो। अगर आपका कप्तान सही है, उसको लोगों को ये मैसेज मिले कि भाई अगर हमने कोई गलत चीज की तो वी विल बी पिनलाइज। अच्छा, एक और सवाल सियासत के, याद होगा आपको जब जो मनमोहन सिंह साहब के खिलाफ हो रही थी नो कॉन्फिडेंस और पार्लियामेंट में नोट उछल रहे थे, तो ये लगता है उसी की फॉल आउट है। देखिए जी, अब फॉल आउट अब मैं क्या आपको बताऊं काजी साहब, बस मैं तो ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान, आई विल रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू पाकिस्तानी क्रिकेट, और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, और ये नजर रखें। देखें जी, यहाँ क्रिकेट का जब मैच होता है तो यहाँ पे दफ्तर और हर चीज बंद हो जाती है, बूढ़े बच्चे सब टीवी के आगे बैठ जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक सवाल मैं भी करना चाहूंगा, बेग साहब से सवाल करना चाहूंगा। वो काजी साहब ने कहा ना सियासत की बात हो रही, चलते चलते कल ही हम जिक्र कर रहे थे कि आपके पास कोई बहुत बड़ा इकनॉमिक प्लान था बेग साहब, जो आप जरदारी साहब के पास लेके गए, पीपल्स पार्टी के पास लेके गए, रिवाइवल कैसे हो सकती है, फिर आप अपने शरीफ बिरादर जो नई पार्टी है वहां पे गए, आपकी कहीं पे सुनवाई नहीं होगी। थोड़ा सा शेयर करेंगे क्या प्लान था, ताकि लोगों को पता चले कि आप कौन सी ऐसी ये गीदड़ सिंगी उठा के फेरे हैं जिसको कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान में। जी, गीदड़ सिंह ही नहीं है, बड़ी एक सिंपल थ्योरी, और मैंने ये डिस्कस हमारी पीएमएलएन की लीडरशिप के साथ किया और उन्होंने बड़ा इसको सीरियसली लिया है, और इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे, हम अभी हमारी हुकूमत में इसको इम्प्लीमेंट हम करना चाहेंगे। देखें जी, पाकिस्तान से जो इस वक्त एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर है वो कोई तकरीबन 6.5 लाख के करीब है, और मैं ये समझता हूं कि आजकल जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे
बिजली का बहरान है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे यंग ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं और मिडल ईस्ट के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम कर रही है, खासतौर पे कतर, कुवैत और अब आप दोबारा रिवाइव हो गई है यूएई के अंदर एंड सऊदी अरेबिया में। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पीएमएलएन की लीडरशिप के माशाल्लाह ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और अगर हम जरा सा इस पे एफर्ट करें, ये जो 6 लाख का फिगर है ये इजीली हम इसको डबल कर सकते हैं और इस वक्त जो फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस को तकरीबन 12 बिलियन की है और अल्लाह के फजल से अगर ये लोग हमारे गए और इससे फायदा सबसे क्लासर साहब ये होता है कि जैसा बंदे जाते हैं कि 30 दिन के अंदर रेमिटेंसेस आना शुरू हो जाती हैं। इसमें आपको 6 महीने या 1 साल इंतजार करना नहीं पड़ता और मैं ये समझता हूं कि अगर हम इसको प्लान के तहत अगर आगे हम मूव करें, मुझे कोई शक नहीं है कि इंशाल्लाह 12 महीने के अंदर हमारी जो 12 बिलियन की जो रेमिटेंसेस हैं ये कम से कम 22 बिलियन हो सकती हैं और जब ये हमारी फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन इंप्रूव होगी, हमारे पास कम मौका होगा टू टेक डिक्टेट्स फ्रॉम द इंटरनेशनल लेंडर्स। जहां हम पैसे लेने जाते हैं तो वहां पे फिर पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स अटैच करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनवर बेग साहब। बात सिर्फ इतनी है कि जब तक खेल में से पैसे का जो एलिमेंट है, इसका लालच खत्म नहीं किया जा सकता, इस सरमायादारों का जो धंधा बनकर रह गया है, जो खेल है साफ और शफाफ नहीं हो सकता। प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। क्लासेस अब आपकी तरफ आते हैं। हज ऑपरेशन बंद हो सकता है मीजल्स की वजह से। एक इंक्वायरी रिपोर्ट भी थी जो कल हम शेयर नहीं कर सके, प्लीज बात शेयर कीजिए। वो कल तो मेरा ख्याल है कुछ हमने उसके पार्ट शेयर किए थे और वो रिपोर्ट थी सलमान फ़ारूकी साहब वफाकी मौसफ, जैसे कल भी बताया था कि एक इंटरनेशनल टीमें भी शामिल थी, लोकल भी थी, कि पाकिस्तान में मीजल आउटब्रेक कैसे हुआ है और जिसमें कल भी कहा हमने कि उसमें रज़ा रब्बानी साहब की जो कमेटी थी उसको ब्लेम किया गया कि उन्होंने जो हैज़र्ड और इतनी ये जल्दी से बगैर होमवर्क के किए और ब्यूरोक्रेसी ने जिस तरह बैठ के तमाशा देखा। लिखा गया बाकायदा कि गरीब लोगों के बच्चे मार रहे थे, कहीं से कोई मीटिंग्स नहीं हुई, ना सूबों ने की है ना फेडरेशन ने की है, किसी तरह का तो कोई इस पे प्लान नहीं बनाया गया। वो तो कल हम बात कर चुके हैं। अब जो इसका फॉलोअप के तौर पर जो हुआ है, जो कैबिनेट के मौजूदा जो निगरान कैबिनेट है, इसमें डॉक्टर सना जो हैं, जो मेरे पास कुछ पेपर्स भी हैं, डॉक्यूमेंट्स है कैबिनेट में, जहाँ से हम क्लेम कर सकते हैं कि उन्होंने एक इसी पे प्रेजेंटेशन दी है कैबिनेट के पिछले इजलास में, जिसके मिनट्स हैं मेरे पास। उसमें इन्होंने ये कहा है कि इसको फॉलोअप करते हुए कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे नेशनल हेल्थ का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। उन्होंने ये अल्फाज हैं जो मिनट्स में उन्होंने लिखे हैं कि ये बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है पाकिस्तान के लिए कि फेडरल लेवल पे अगर हेल्थ के जो डिपार्टमेंट्स हैं ये 3-4 महकमों में इन्होंने बिखेरे हुए हैं, किसी को कुछ पता नहीं है, किसी का एक महकमा है, एक वजारत के पास है, दूसरा दूसरी के पास है, तीसरा तीसरी के पास है, कोई यूनिफॉर्म किस्म का सिस्टम यहाँ पे मौजूद नहीं है। सेम ऐसे सूबों में हुआ है। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें की है, जिसका भी हम ये स्टोरी मेन स्टोरी ये जिसको समझ रहे हैं, डॉक्टर सानिया ने यहाँ पे बाकायदा वार्न किया है कैबिनेट को, जो रिकॉर्ड हुआ है सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स में, कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को थ्रेट कर दिया, पाकिस्तान में मीजल जो यहाँ अटैक्स हुए हैं या मीजल का आउटब्रेक हुआ है, कि इस साल से आपके हाजी पाकिस्तान 2 लाख के करीब जो जाते हैं, जो फिगर अब आ रहा है, वो शायद सऊदी अरेबिया उनको अलाउ नहीं करेगा कि वो हज करने आए। उनको ये खतरात है कि इनके पाकिस्तानी हाजियों के आने से जो वहाँ 30-40 लाख मुसलमान हज करने आते हैं तो उनके दरमियान भी ये वबा ट्रांसफ़र हो सकती है। इसलिए बहुत बड़ी थ्रेट है कि पाकिस्तानी हाजी जो हैं शायद इस साल से इन पर स्क्रीनिंग शुरू होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे भी लिखी है इन्होंने, डॉक्टर सानिया मिर्जा ने कैबिनेट को बताया है कि पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये आइसोलेशन का शिकार होता जा रहा है, हम इसको सीरियस नहीं ले रहे और पाकिस्तानी जितने ट्रैवल करते हैं अब्रॉड, पहले भी ये रिपोर्ट हो चुकी है, उन पर बैन लग सकता है। लेकिन जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि इन तमाम धमकियों के बावजूद, इन तमाम इनके वार्निंग्स के बावजूद, इतने खौफनाक ये सिनारियों के बावजूद, ये फेडरल लेवल पे ब्यूरोक्रेसी हो या रूलिंग एलीट हो, पिछले भी हमने देख लिया पीपल्स पार्टी की हुकूमत अभी नई तो आने देखते हैं वो क्या करते हैं, ये सीरियस नहीं ले रहे बच्चे रोजाना। मुझे एक बात बता दें, हम किस महकमे को सीरियस लेते हैं? कोई एक महकमा बता दें जिसको हम सीरियस लेते हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में एक ही महकमा जिसको हम सीरियस लेते हैं वो है पॉलिटिक्स। कि आप पाकिस्तान के बच्चे से लेके बूढ़े तक देख लें, अगर कोई टॉपिक है जिस पे हम सारे वी लव टू टॉक एंड डिबेट इज पॉलिटिक्स,
तो लेकिन उसमें से कोई बड़ा रिजल्ट अभी तक नहीं निकल रहा। हम होप करते हैं कि इसको लोग सीरियसली लेंगे, पॉलिटिक्स के जरिए चीज़ें चेंज हो सकती हैं। इट्स ए वेरी अलार्मिंग सिचुएशन कि सऊदी अरेबिया ने बाकायदा कन्वे कर दिया पाकिस्तान को कि आपके 2 लाख जो हाजी हैं इस साल से, उनको शायद हम ये पाकिस्तान से नहीं आने देंगे कि आप अपने खसरा की बीमारी पर आप काबू नहीं पा सके। अच्छा, खसरे की बात की आपने, तो मैं भी आज एक हेल्थ की स्टोरी कलासरा साहब शेयर करना चाहता हूँ। ये आज ही रिपोर्ट सामने आई है और जो एक बड़े इदारे की तरफ से आई है, और मैं हैरान हूँ देख के कि तकरीबन हर 3 मिनट के बाद शाजिया यहाँ पे एक शख्स किसी आंखों की किसी बीमारी का शिकार होता है। और ये तकरीबन 1480 लोग हैं जो कि हर दिन एक दिन में हमारे मुल्क में 20 करोड़ की आबादी में से आंखों की बीमारी का शिकार होते हैं, और ये तकरीबन तादाद एक महीने में 14,000 लोग बन जाते हैं गोया। अच्छा, इसमें से जो ब्लाइंडनेस है वो 1,75,000 के करीब लोग जो हैं वो ब्लाइंड होने का खतरा हो जाते हैं, और तकरीबन 3 मिलियन से 30 लाख से बताइए कि बर वक्त इलाज ना होना। मैं अर्ज करता हूँ कि इसमें पहले तो ये मैं फिक्र बता दूं कि 3 मिलियन लोग जो हैं वो इस वक्त, इससे ज्यादा लोग हमारे अंधे हो चुके हैं। और ये रिपोर्ट ये कह रही है कि ये अब एक वबा बन गई है, और सबसे तकलीफदेह बात ये है कि इनमें से 80% लोगों को बचाया जा सकता है। इनमें से जो है ये ट्रीटेबल डिजीज है, मगर ये जिस तरह अगर सीरियस लिया जाए, जैसे बात नहीं, सीरियस कर लेने का मसला नहीं है। मसला ये है कि जिन लोगों ने हमारे लिए बजट एलोकेट करना है वो तो इस मुल्क में इलाज नहीं करवाते, वो तो बैठते हैं जहाज पे और अमेरिका चले जाते हैं। उनको कैसे एहसास हो कि एक ट्रीटेबल डिजीज है जब एक इंसान अंधा हो जाता है, और खास तौर पर क्या इस तकलीफ और कर्ब का कोई इंसान इमेजिन कर सकता है कि आपने दुनिया को एक बार देखा हो और फिर आपसे ये कुव्वत छिन जाए। उन इंसान, ये 30 लाख लोग हैं हमारे दरमियान जो मौजूद हैं और जो बढ़ रहे हैं, और अगर ये एपिडेमिक की सूरत में इस तरह बढ़ता रहा तो मैं साथ जोड़ दूं इस बात को, शादी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यहाँ के बच्चों की जो है 50, अब कोई 48 कहता है, कोई 50% कहता है, मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ रेशो है, स्टंटेड ग्रोथ है जो बचपन से सीधे बुढ़ापे में चले जाते हैं। मैं ये तो सूबों को दे दिए गए, मैं ये सूबों भाई किसी को दे दे, इन्होंने तो अल्लाह के हवाले कर दिया ना, किसी को दे दे। बात ये नहीं है क्या हम एक मजदूरों की कौम बना रहे हैं हमें ये। अब क्या है, अब इशू ये है कि जब आप हेल्थ पे पैसे ही नहीं खर्च करते, आप ऑन वॉर ऑन टेरर पे $70 बिलियन लगा दिया आपने, और पता नहीं क्या मामले हैं आपके इधर कर रहे हैं। आप जो है पिछली पार्लियामेंट में 760 अरब रुपए के आपने मुख्तलिफ बिजनेस हाउसेज को फायदे पहुंचा दिए और रियासत। तो ये इशू है, ये इशू इसलिए है मेरे ख्याल में, फिर कलासरा साहब से भी बात करते हैं, क्योंकि इन जो हमारे ऊपर हुक्मरानी करने वाले हैं उनका तो ये, लेकिन कलासरा साहब ये जिम्मेदारी तो सूबों की है, तो फेडरल ने तो ये महकमे जो है सेहत के सूबों के हवाले कर दिए, तो जवाब दे तो सूबे वाले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मेरा ख्याल है बड़ी ये चालाकी से इन्होंने सूबों ने ये रिस्पांसिबिलिटी तो ले ली है, इन्होंने पैसे भी ले लिए, लेकिन वो मैन पावर लेने को तैयार नहीं है, जैसे आपकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हर वक्त हम टारगेट करते रहे फेडरल हुकूमत को, ये सॉफ्ट टारगेट रही है। ये बिल्कुल आपकी सही बात है कि सूबों पे इस वक्त मेरा ख्याल तोपों का रुख होना चाहिए कि हेल्थ इनके पास है, एजुकेशन इनके पास है, बेसिक फैसिलिटीज इनके पास है, लेकिन तनकीद हर वक्त हम फेडरल हुकूमत को करते हैं। अगर फेडरल हुकूमत अपने पास ये रखती है, रिसोर्सेज रखती है, तो भी तनकीद होती है जी आप एक तरह का वो बन गए, डिक्टेटर बन गए, फेडरेशन खतरे में, सूबाई खुद मुख्तारी। जब सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पे इनको अरबों रुपए दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, तो ये अपने ये बिग शहरों में रख के उसके बाद ये देहातों तक जाते नहीं है। एक और जो बड़ी अहम चीज इसी कैबिनेट के मिनट्स में आ रही है कि ये निगरान हुकूमत ने एक बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है कि आप यहाँ फेडरल लेवल पे जो भी आपने कुछ डिवॉल्व किए हेल्थ से रिलेटेड जो आपने सूबों को दिए उनको वापस लें। आप एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो पाकिस्तान के जो लोग हैं इसी तरीके से उनको मसाइल पैदा हो जाएंगे। दुनिया भर में जो मिसालें दी गई हैं, ये यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है जो पाकिस्तान में एक तरह का यहाँ से गायब है। एक और दूसरी बात है, जब हम रूलिंग लीड को हिट करते हैं तो हमें उन 40 लाख ब्यूरोक्रेट्स या ऑफिशियल सरकारी मुलाजमीन को नहीं भूलना चाहिए जिनका काम एग्जीक्यूशन करना है। वो एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे बिकॉज उन्हें पता है कि मीडिया ने हर वक्त हमने और पर्टिकुलरली हमने जाके वजीरों को तनकीद करनी, एमएनएस को करनी, एमपीज को करनी, वो घर बैठे हुए हैं। हालांकि बेसिकली इनका काम पॉलिसी देना है, लॉ बनाना है। जो ब्यूरोक्रेसी है इसका काम एग्जीक्यूशन करना है। ब्यूरोक्रेसी इस मामले में एक लकी साबित हुई है कि उनसे कभी किसी ने नहीं पूछा कि ये आपका ड्यूटी है, आपको पेमेंट होती है, क्या आप पे कुछ सिपाही खड़ा किया जाए होगी ना। जब आप बजट एलोकेट करेंगे, ज्यादा बजट एलोकेट करेंगे, जब आप बजट ही न रखेंगे तो पॉलिसी किस काम की, तो फिर एग्जीक्यूट क्या करवाएंगे आप? इसमें शायद बड़ी मजे की बात है कि एजुकेशन का बजट इनसे पूरा ये स्पेंड नहीं होता, हेल्थ का नहीं होता, बाज़ दफा कैपेसिटी के इश्यूज हैं। बजट बहुत सारे एलोकेशन भी होते हैं, डेवलपमेंट की होती है, हेल्थ की होती है, एजुकेशन को जो बजट इनको मिलता है चाहे वो थोड़ा भी मिलता है, ये उसको भी यूटिलाइजेशन नहीं करते। उसमें भी साहब ये बताइए, आप ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो अभी आपके पास ब्यूरोक्रेसी के हवाले से खबर भी थी, वो क्या थी, हम सुनना चाहेंगे।
वो बड़ी हाल है। उससे पहले एक मैं छोटा सा आपको बता दूं, आपने ब्लाइंड पे जो अच्छी आज वो की है, इसका ये एक बहुत बड़ा नावल है, नोबेल पीस प्राइज विनर का द ब्लाइंड। वो किसी वक्त जरूर मैं आपको यहां से लेके भेजूंगा कि पूरा शहर अंधा हो जाता है, वो उस पर लिखा हुआ नावल है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट नावल्स इन द वर्ल्ड। वो मैं आपको भेजूंगा काजी साहब कि ब्लाइंडनेस जो है, पूरा शहर ब्लाइंड है, उससे फिर क्या मसाइल और क्या चीजें होती हैं। अब आते हैं जरा ब्यूरोक्रेसी पे जो आप बात कर रहे हैं। इसमें इतनी यहाँ पे अंधाधुंध पोस्टिंग शुरू हो गई है, ट्रांसफर पोस्टिंग। आपको याद होगा काजी साहब के अनीता तुराब केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें फाइंडिंग दी गई थी कि किसी ऑफिसर को आप उसकी टेन्योर पोस्टिंग दे के हटा नहीं सकते। उसका नजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया और वजीर आजम हाउस ने इतने धड़ाधड़ आजकल पोस्टिंग्स हो रही हैं। और ऑफ कोर्स आपको पता है यहाँ पाकिस्तान में वो कहते हैं ना, जैसे अमेरिकन कहते हैं कि नथिंग इज फ्री, मतलब कोई फ्री लंचेज नहीं होते। अब आप समझ लें कि जब टॉप पोजीशन पे किसी को आप उनको बिठा रहे हैं तो कोई चीज फ्री नहीं हो रही। वो ये समझ रही है ब्यूरोक्रेसी कि हम जो है अभी पोस्टिंग ले रहे थे टेन्योर की, नई हुकूमत है कि अगर उन्होंने हमें हटाने की कोशिश की, हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, देखें जी हमें आपने 3 साल दिए थे, इन्होंने हटा दिया है। अभी मैं आपको एक दो मिसाल देता हूं, उसमें देता हूं। अंसर जवेद जैसे हमने पहले कहा था, एफबीआर के रिटायर हो रहे थे परसों, उनको एक्सटेंड कर दिया गया है कि नहीं जनाब आप यहीं पे रहेंगे। अब उनको ये लाहौर सारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुला लिया कि आप वहां तशरीफ ले आए। क्यों? उन्होंने आगे अपनी मर्जी की ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू कर दी है। ऐसे ही यहाँ पे एनएचए के चेयरमैन को हटाया गया है, हटाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले एमडी सुई गैस थे, उनकी स्टोरी दी और कोर्ट्स ने उनको स्टे कर दिया है। अब देख ले एनएचए जो है उसके चेयरमैन को हटवाने के लिए मौजूदा जो इन वजीर हैं यहाँ पे, असद मंदोखेल साहब, ये खुद एनएचए के कंट्रैक्टर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि जाने से पहले, वजीर हटने से पहले मैं अपनी मर्जी की ब्यूरोक्रेसी एनएचए में डाल के जाऊं ताकि कल को अपनी मर्जी के ठेके लूं। अच्छा ये बताइएगा कि एनएचए जो है इसका बड़ा जिक्र सुनते हैं, यहां तक रसाई के लिए तो लोग जो है बड़ी तगोदो करते हैं। आखिर वहां ऐसा क्या है, मिलता क्या है लोगों को? वहां बहुत बड़ी गीदड़, उसमें काजी साहब बहुत बड़ी गीदड़ सिंगी। अब आप इतने मासूम बन के भी सवाल ना पूछे, आप भी सब समझते हैं, इतने भोले ना बने आप। आपको पता है पाकिस्तान में 3-4 बड़े प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे लगने के लिए वो कहते हैं कि कुछ भी करेगा मतलब वाला हिसाब है। एनएचए का सबसे ज्यादा बजट है, आपके वापडा का सबसे बड़ा बजट है, आपके एनएचए का सबसे बड़ा बजट है, आपकी कॉर्पोरेशन है उनका सबसे बड़ा बजट है। और अभी देखें यहाँ पे स्टेट लाइफ का सबसे बड़ा, उसका नया चेयरमैन इन्होंने लगाया है। इसमें ऐसे ट्रांसफर पोस्टिंग किसी वक्त, ये नेक्स्ट वीक मैं आपको पूरे फिगर दूंगा, मैं अपने उसको रिसर्चर में अपनी उनको रिक्वेस्ट करूंगा मुझे बना के देके हम शेयर करेंगे कि इस मौजूदा हुकूमत ने इलेक्शन होने के बाद कितनी बड़ी बिग पोजीशन पे इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग की है। ठीक है क्लास साहब, प्रोग्राम का वक्त कम रह गया है, वो स्टोरी हमसे जरूर शेयर कर लें जो जाते जाते केयर टेकर वुज़रा हैं अपनों को नवाजने की किस तरह कोशिशें कर रहे हैं। ये वही मैंने आपको बताया, यही वो बता रहे थे। सबसे बड़ा तो यही आया है कि जो आज ही हमारे आफ्ताब मेकर ने, हमारे रिपोर्टर ने दुनिया की बड़ी अच्छी खबर दी है, उन्हें पूरे डिटेल से बताया कि एनएचए में अपने बंदे लगवाने के लिए क्या करें। ऐसे ये देख लें, इंटीरियर मिनिस्ट्री में देख लें, ये ख्वाजा सदीक अकबर साहब हैं, उन पर बड़े इल्जामात लगना शुरू हो गए कि जिस तरह की अंधाधुंध वो कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं। और ये ट्रांसफर पोस्टिंग जहन में रखें, सवाल इसलिए उठ रहे हैं इलेक्शन के बाद हो रही है। चले पहले होती तो हमें समझ में आती कि जी आप उसमें न्यूट्रलिटी लाना चाहते हैं। इलेक्शन के बाद जब 10 दिन बाद नया वजीर आजम आ रहा है तो आप ये क्यों काम कर रहे हैं, बड़े बड़े बिग पोस्टिंग उनको दे रहे हैं। अच्छा अब ये मैं अपनी स्टोरी बाद में कल कर लूंगा, ये जो उन्होंने असफंद यार वली साहब ने कहा, मगर इतना जरूर कमेंट कर दूं कि आईपीएल में बॉल फिक्सिंग से लेके ट्रांसफर फिक्सिंग तक कहानी कोई एक जैसी लगती है। ये कल आप हमसे मंडे को जरूर शेयर कीजिएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। क्लासर साहब का ऐसा प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर है दुनिया TV.tv पर इजाजत दीजिएगा।